आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में खैर मकदम करते हैं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5th जनरल इलेक्शन के मुताल्लिक रिस्केड्यूल हुआ है और अब जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से पॉलिटिकल कैंपेन जोरों से किया जा रहा है। इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आज ज्वाइन कर चुके हैं खास मेहमान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर करगिल बाला साहब सूसे। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की तैयारी है 4 को पोलिंग और 8 को काउंटिंग से? जैसे आप सबको पता है कि जो रिवाइज नोटिफिकेशन निकला था तो उसके हिसाब से हमारा प्रोसीजर सारा एज पर डेट्स चल रहा है। जैसे पहले नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर स्क्रूटिनी हो गया, विड्रॉल हो गया, तो जो फाइनल कैंडिडेट्स अभी जो उसमें फाइनल हो गए तो उसके बाद अब नेक्स्ट लॉजिकली प्रोसीजर यही होता है कि पोलिंग डे। तो हमारा इस बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारा 4 अक्टूबर को पोलिंग है। तो इसमें सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होगा और शाम को 4 बजे, दोपहर को 4 बजे तक वो पोलिंग चलेगा। तो उसके लिए उसको देखते हुए सारे अरेंजमेंट्स इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से किए गए हैं। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे पोलिंग स्टेशन का सेटअप होता है कि जहाँ वो वोटर आके अपना वोट कास्ट करता है। तो उसके लिए 278 पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स। तो 26 कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल पोलिंग स्टेशन 278 है। सेकेंडली, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है या फ्री एंड फेयरनेस की बात करें तो उसमें रहता है कि जो पोलिंग स्टेशन होता है एज पर पास प्रैक्टिस, और आपने लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि उन पोलिंग स्टेशन का कैटेगराइजेशन होता है कि उसकी पास हिस्ट्री तो नहीं, कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हुआ है, कोई इलेक्शन ऑफेंस तो नहीं हुआ है वहाँ पे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका कैटेगराइजेशन भी किया है पोलिंग स्टेशन का। तो उसमें 114 लगभग हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं और 99 सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं, और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है वो 65 है। तो जो कैटेगरी है उसी हिसाब से जो पुलिस का स्ट्रेंथ होता है वो उसी हिसाब से बढ़ता है, और उसी हिसाब से हमने पूरा प्लान किया है। प्लस जो कुछ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो लोकसभा में कुछ जगह पुलिस स्टेशन पे वेबकास्टिंग भी हुआ था, लास्ट टाइम की हुआ था। तो काउंसिल इलेक्शन में हम फर्स्ट टाइम वो भी हम इस बार ट्राई कर रहे हैं। और जो हमारे कुछ 11 पोलिंग स्टेशन हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट वहाँ जिनका हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी का भी अरेंजमेंट वहाँ किया है, वेबकास्टिंग भी हो गया, ताकि अगर कुछ कहीं से कंप्लेंट आती है माल प्रैक्टिसेस की तो उसको टाइमली एड्रेस किया जाए और उस पर एक्शन किया जाए। और जो जोनल मैजिस्ट्रेट और सेक्टर मैजिस्ट्रेट उस दिन के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में 20 जोन्स बनाए गए हैं। तो 20 जोन्स में जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो गए उनको एज ए जोनल मैजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया जा रहा है, और जोन्स के अंडर सेक्टर्स होते हैं। तो उसमें जैसे किसी जोन में 2 सेक्टर हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, तो वहाँ सेक्टर मैजिस्ट्रेट को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। तो उनका बेसिकली काम यही होता है कि वो इलेक्शन अथॉरिटी और जो हमारे पोलिंग पर्सनल है उनके बीच में वो इंटरफेस रहते हैं। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कुछ फ्री फेयरनेस से पूरा पोलिंग प्रोसेस कंडक्ट कराना, ये सारा ओवरऑल मॉनिटरिंग का काम उनको रहता है। तो वो भी हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। सर, खासकर ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस तरह के इंतजाम है? चूँकि पहली बार एलएचडीसी करगिल के इलेक्शन में ईवीएम यूज़ हो रहा है और वीवीपैट को लेकर इससे पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कंसर्न भी दिखाया है और आपकी तरफ से उनको क्लेरिफिकेशन भी दी है। तो किस तरह के इंतजाम है इसको? जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था पहले कि जो 2020 में जो एलएचडीसी इलेक्शन रूल मॉडिफाई हुए थे तो उसमें ईवीएम का यूज़ उस तब से स्टार्ट हुआ है। तो जो उसमें फर्स्ट इलेक्शन ले काउंसिल का हुआ था 2020 में, और लास्ट ईयर में 2022 में जो बाईपोल था तेमिसगांव कॉन्स्टिट्यूंसी था, जो तब भी मैं वहाँ पे इलेक्शन अथॉरिटी था, तो हमने ईवीएम से कंडक्ट कराया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए रूल के हिसाब से इस बार भी हमारा जो कारगिल एलएचडीसी का इलेक्शन है वो ईवीएम से कराया जा रहा है। तो उसमें M2 टाइप के ईवीएम यूज़ किए जा रहे हैं। और जो M2 टाइप पहले से जब ईवीएम का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो लोकसभा में वीवीपैट भी आए, वहाँ M3 यूज़ करते थे, बट M2 हम पहले यूज़ करते आए लोकसभा में भी, और असेंबली इलेक्शन जो भी पहले हुए तो उसी को यूज़ किया जा रहा है। जैसे म्यूनसिपैलिटी में भी JNK में भी जब भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ उस टाइम भी यही यूज़ किया जाता है। तो उसको आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें अप्रूवल भी मिला है कि क्योंकि ये हमें क्योंकि वो असेट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो उनको उनसे प्रॉपर परमिशन भी लेना पड़ता है। तो वो हमने लेके उसको अभी डिप्लॉय किया जा रहा है। तो उसके बारे में जो आपने ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया, तो जितने भी अक्रॉस द कंट्री काफ़ी ये इशू काफ़ी रहा है, बट टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसमें क्लैरिफिकेशन भी दी है। ये
कोर्ट में भी आपको पता है कि कई पार्टी उसने वो किया भी था। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने सबको इनवाइट भी किया था कि इसमें अगर कुछ है तो आप उसमें ओपनली ज्वाइन कर सकते हैं, आपका चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर ऑलरेडी हुआ है, तो उसमें उसमें कोई हैकिंग हो सकता है या कोई ट्रांसपेरेंसी का इशू है या ज़्यादा वोट कास्ट कर सकता है, ऐसे कुछ इशू नहीं है। और पूरी तरीके से वो सिक्योर है और बाहर के कोई एक्सटर्नल डिवाइस से उसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। और जैसे पहले भी इसको एक ट्रांसपेरेंट वे में ईवीएम यूज़ किए गए पहले इलेक्शन में, बट इस बार काउंसिल में फर्स्ट टाइम यूज़ है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ईवीएम कहीं इलेक्शन में कारगिल में फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है। तो इसके बारे में किसी को कुछ संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। सर, खासकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस को लेके किस तरह की इंतज़ामात और किस तरह की मैकेनिज़्म आप लोगों ने बनाया है, क्योंकि खासकर एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कहीं वायलेट कर रहा हो तो उनके लिए किस तरह की निगरानी आप लोगों ने रखा है? जैसे आपको पता है कि जैसे इलेक्शन नोटिफिकेशन निकलता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो हमने उसी दिन जो डिटेल गाइडलाइन उसमें इशू किए थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, कैंडिडेट्स हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, तो उनका कंडक्ट कैसे होना चाहिए थ्रू आउट द इलेक्शन। तो उसमें कहीं पे भी हमें अगर वायलेशन कहीं पाया जाता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स डिप्लॉय किया गया, लगभग 10 फ्लाइंग स्क्वाड है। तो उसमें सीनियर लेवल मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार उसका हेड है, उसके साथ पुलिस के पर्सनल है, उसके साथ अकाउंट के जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कर पाए और प्रॉपर वीडियोग्राफी भी उसका होता है। तो एफएसटी को ओवरऑल मॉनिटरिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हो उसके नोडल अफसर है। और जितने भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, जैसे पास में भी कंप्लेंट्स आती रही कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहीं कैंपेनिंग में किसी को सपोर्ट करे, जो ये कंप्लेंट्स आती रहती है। तो हमने पहले एक सर्कुलर निकला था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पॉलिटिकल या इलेक्शन कैंपेनिंग में पाया जाता है तो उस पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत होगा। और हमारे पास जितने भी कंप्लेंट्स आई है उसमें हमने तो हर ईच एंड एवरी कंप्लेंट पे एक्शन लिया है। छोटी से छोटी कंप्लेंट जो अगर कोई डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ किसी को सपोर्ट कर रहा है या कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ वायलेशन हो रहा है तो उसमें तुरंत एक्शन हमारी तरफ से लिया गया है। पब्लिक के लिए क्या सुविधा रखा है कंप्लेंट सुनने के लिए? जो हमने फ्लाइंग स्क्वाड के नंबर्स में हमने सोशल मीडिया पे जारी किए है और हमारे नोडल अफसर का भी नंबर जारी किया। अगर किसी को कुछ इसके बारे में कुछ माल प्रैक्टिसेस के बारे में कहीं नॉलेज में आता है तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं और उनका आइडेंटिटी हम एनोनिमिटी उसका बरकरार रखेंगे और उस कंप्लेंट में तुरंत एक्शन होगी। और आपने देखा भी होगा कि CAPF कंपनीज़ को भी डिप्लॉय किया है, ITBP है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उसमें काफ़ी जो तैयारी की है, जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं, उसमें जो व्हीकल्स की चेकिंग भी हो रही है ताकि कुछ भी जो बैंड मटेरियल है जो भी है उसका उसमें ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। तो सारी मैं मानता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इलेक्शन को कैसे फ्री और फेयर किया जाए वो कंडक्ट किया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी इस बार डिप्लॉय कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम काउंसिल इलेक्शन में हो रहा है। तो इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर लोकसभा में वैसे लगते हैं बट काउंसिल इलेक्शन में ये प्रोसेस नहीं था। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ हमें रिप्रेजेंटेशन की इस जगह ये चीज़ें होती है, ये मतलब पहले होती होगी, तो उसको एड्रेस करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर जो एम्प्लॉयज़ हमारे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वो कोई यहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जैसे KV JNV हो गया, NHI DCL हो गया, बैंक्स हो गए, तो उनके एम्प्लॉयज़ को हमने एज अ माइक्रो ऑब्जर्वर भी डिप्लॉय किया। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हाइपर सेंसिटिव हो गया और जिनका कोई पास्ट हिस्ट्री होगा वहाँ 2 माइक्रो ऑब्जर्वर जितने भी चीजें उन सभी के ऊपर नजर रहेगा। हाँ, माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्लॉय करेंगे। हाँ, तो वो माइक्रो ऑब्जर्वर पोलिंग डे पे जैसे EVM जैसे पोलिंग से पहले मॉक पोल होता है, तो उसमें मॉक पोल होता है कि प्रॉपर वे से हर कैंडिडेट के सामने उनके एजेंट के सामने मॉक पोल कंडक्ट किया जाता है। वो भी माइक्रो ऑब्जर्वर देखेगा कि ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो पोलिंग अफसर है, प्रिसाइडिंग अफसर है, वो सारी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और अक्रॉस द पोलिंग स्टेशन कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही। तो वो इंडिपेंडेंटली वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और अगर उसमें कुछ पाया जाता तो उसमें तुरंत एक्शन होगी। और प्लस ऑब्जर्वर्स भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। तो 5 ऑब्जर्वर हमारे पूरे काउंसिल इलेक्शन को देखने के लिए नियुक्त किए। उसमें डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है, उसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, उसमें जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है और 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो डिस्ट्रिक्ट के उनको एज ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया जाए। तो वो उनका इंडिपेंडेंटली काम है कि सारा प्रोसीजर
फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर कोई कंप्लेंट रहता है इलेक्शन अथॉरिटी के नॉलेज में लाने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे इस बार इनिशिएटिव कुछ नए भी है और सारे इसीलिए लिए गए कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयरनेस से किया जाए और किसी को जितने भी वोटर्स है उनके माइंड में कोई ये संदेह ना रहे उसके बाद। सर ख़ासकर आप वोटर्स को मुखातिब होकर किस तरह की अपील करना चाहेंगे और नए जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उनसे क्या? जैसे आप सबको पता है कि इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट फेज रहता है वोटर्स के लिए। एक लोकसभा में पिछले में थीम था कि एक देश का त्यौहार, तो ये भी हमारे में मात्र डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल एक डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट जो पूरा ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट इदारा है और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो अगर उसका जनरल इलेक्शन हो रहा है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें एक एज अ रिस्पॉन्सिबल वोटर बन के वो सामने आए और किसी के फेवर ना प्रेशर में आके अपना वोट को ज़ाया मत करे और सोच के अपना वोट का इस्तेमाल करे और इसको एक त्यौहार के तौर पे इसको मनाएं क्या, ताकि हम एक स्ट्रॉन्गर जो डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए वोटर का एक इम्पोर्टेंट रोल मैं मानता हूँ। तो मेरी अपील यही है कि पोलिंग डे पे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग स्टेशन पे आके अपना वोट अदा करें। सर इलेक्शन से हट के महात्मा गांधी जयंती के दिन एक अहम पैगाम और एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम इवेंट करने जा रहे हैं स्वच्छता ही सेवा के नाम से। और 1 अक्टूबर को करगिल के मुख्तलिफ मुकामात पे अलग अलग इवेंट्स देखने को मिल सकता है सफाई अभियान को लेके, ताकि एक बेहतरीन तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो इस हवाले से किस तरह की बातें आप शेयर करना चाहेंगे पब्लिक? स्वच्छता पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है, तो इस बार भी स्वच्छता पखवाड़ा अभी प्रोसेस में मनाया जा रहा है कि हर जगह क्लीननेस की एक्टिविटी की जा रही है। प्लस 1 तारीख को एक मास लेवल पे अक्रॉस द कंट्री ये इवेंट हो रहा है कि स्वच्छता ही सेवा में 1 तारीख 1 घंटा मतलब 1 घंटे के लिए क्लीननेस इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और उसमें यही चीज़ देखी जाएंगी कि ये सिर्फ फ़ोटो आप ना हो कि फ़ोटो के लिए क्लीनलीनेस हो जाए। जहाँ विजिबल इश्यूज़ है क्लीनलीनेस के इश्यूज़ है वहाँ पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन मिल के वहाँ सफाई का इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और वो गार्बेज फ्री इवेंट रहेगा। मतलब इवेंट में ही ना हम खुद नया कोई गार्बेज ना क्रिएट किए उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो MC एरिया हमारा कारगिल का उसमें 7 जगह वो इवेंट प्लान्ड है और जो रूरल एरियाज़ में लगभग 120 से ज़्यादा जगह पे इवेंट प्लान में उसमें से 15 ऐसी जगह सिलेक्ट की है जिसमें लीगेसी वेस्ट का इशू है, वहाँ क्लीननेस का बहुत इश्यूज़ रहे हैं, तो उसको एड्रेस किया जाएगा। और जितने भी सीनियर ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो रहा है, तो सिटीजन भी स्वच्छता ही सेवा पोर्टल में जाके आप भी देख सकते हैं कि आपके एरिया में कहाँ ये इवेंट हो रहा है, उसका नोडल अफसर कौन है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और मेरी अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, ताकि क्योंकि क्लीननेस का एक इम्पोर्टेंट इशू हमेशा रहता है और हमें अपना स्वच्छ कारगिल का अगर उसको अचीव करना है तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि टाइम टू टाइम ये प्रोसेस होना चाहिए कि एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है। तो हम सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरीके से एक्टिविटी करता रहता है, बट सिटीजन भी इस प्रोसेस में शामिल हो जाए और 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लीननेस एक्टिविटी में आप लोग पार्टिसिपेट हो जाए। चलिए सर, पब्लिक के कुछ इश्यूज़ को लेके एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। जैसे कल युलजुक तेसरू के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे और जो साइट इंजीनियर्स हैं उन पे इल्ज़ाम लगाए कि जो लैंड कंपनसेशन है, ख़ासकर जो रोड बना रहे हैं उस सिलसिले में उनको फेयर लैंड कंपनसेशन नहीं मिल रहे हैं और इसमें कई सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात की। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? आपके नोटिस में ये इशू हैं और अगर हैं तो किस तरह की स्टेप्स आपने ली है? इसमें बताना चाहूँगा कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस एक सेट प्रोसीजर है, तो इसमें जो हमारे राइट टू फेयर जो एक्ट है जो 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था वो यूटी के बाद यहाँ लागू हुआ है। तो जो भी कार्रवाई उसमें होती है लैंड एक्विजिशन की, जैसे ये कारगिल जंस्कार रोड है तो उसमें उस एक्ट को देख के ही उसके प्रोविजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें सारा आप रूल खुद उसको पढ़ सकते हैं कि वो सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अगर कोई
ड्राफ्ट अवार्ड होना है, कोई अवार्ड होना है, या पहले नोटिस जाता कि किसकी कौन सी ज़मीन जाने, वो सारा पब्लिकली में बेबी नोटिस जाता है, न्यूज़पेपर में आता है, ये सारी प्रोसीजर होता है। तो अगर ये स्पेसिफिक हमारी कोशिश यही रही है, और मेरे प्रीडिसेसर भी जिनके टाइम शुरू हुआ उनका भी कोशिश यही रहा था कि एक पूरा फेयरनेस से और ट्रांसपेरेंट वे से ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। तो जो स्पेसिफिक कंप्लेंट था उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एज पर जो रूल्स है उनका कंप्लेंट था कि स्ट्रक्चर का असेसमेंट में प्रॉपर वे से नहीं हुआ। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो यूटी लद्दाख में, या जो एज पर जो रूल्स है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो आप सबको होता पहले भी ओल्ड एक्ट में भी पीडब्ल्यूडी ही करता था, तो उसमें ये सारे असेसमेंट्स हर स्ट्रक्चर का हुआ है। एक जॉइंट कमेटी, एक इंडिविजुअल पर्सन ने जाके नहीं किया, तो एक कमेटी ने वहाँ पे जाके किया था। वो लास्ट ईयर हुआ था। फिर उसमें भी कुछ लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए थे। तो जो मेरे प्रीवियस डीसी साहब थे उनके कायनात में एक इंडिपेंडेंट कंपनी कमेटी भी बनाया था। तो पीडब्ल्यूडी को उनको इन्वॉल्व मत करके पीएमजीएसवाई थे, उसमें अलग दूसरे विंग्स के इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करके, जितना मैंने रिकॉर्ड से देखा कि एक पूरा फेयरनेस से हर एक स्ट्रक्चर का उन्होंने भी रीवेरीफाई किया। तो अगर कोई पीडब्ल्यूडी ने असेसमेंट किया तो उसको जब ये दूसरी कमेटी गई थी तो उन्होंने अगर उसमें पाया कि कुछ कमी पेशी है, या ये चीज़ ज़्यादा लगाया, या फिर किसी लोगों का ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ असेस नहीं हुआ, तो वो चीज़ हर स्ट्रक्चर का उन्होंने असेसमेंट किया और वो पब्लिक में अवेलेबल है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकते। और जो स्पेसिफिक कंप्लेंट में कंप्लेनेंट थे, और पहले उसमें एनोनिमस कंप्लेंट आया था, तो आपको पता है एनोनिमस कंप्लेंट में हम एक्ट नहीं कर सकते कि कंप्लेंट में अगर एक्शन लेना तो कोई डिटेल्स होनी चाहिए थे। तो अब बाद में उनको हमने बोला तो उन्होंने फिर कुछ डिटेल अपने नाम के साथ वो आए, फिर मेरे से भी इन्होंने मुलाकात की, बट मैंने उनको प्रोसीजर पूरा समझाया कि पहले इंडिपेंडेंट कंपनी एक कमेटी ने भी उसको असेस किया है। फिर भी मैंने उनको बताया कि अगर आपको स्पेसिफिक कंप्लेंट है, इंडिविजुअल आपके कोई 8-9 लोगों का उसमें साइन था, तो उनको मैंने अपॉर्चुनिटी दी है और वो कल भी आए थे मेरे पास मिलने। मैंने बोला कि आपका स्पेसिफिक कुछ है कंप्लेंट तो मेरे पास आए, तो इसको कैसे ट्रांसपेरेंट वे में फेयरनेस के साथ हम उसको डील करेंगे, और ये कोई भी उसमें अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको चेक किया जाएगा। बट मेरा एश्योरेंस यही है कि पूरा फेयर और ट्रांसपेरेंट वे से वो पूरा असेसमेंट प्रोसेस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और उसको आगे भी देखा जाएगा, और ये स्पेसिफिक कंप्लेंट में भी पूरा फेयरनेस से वो इंक्वायरी भी होगा, और अगर कुछ पाया जाता है उसमें नेक्स्ट एक्शन डिसाइड किया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल बाला साहब सूसे हमारे साथ बात कर रहे थे। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के जनरल इलेक्शन, स्वच्छता ही सेवा और पब्लिक के कुछ कंसर्न्स को लेकर अपनी बातें आप तक हमने हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाने की कोशिश की। अब हमारे साथ बने रहे पल पल के अपडेट्स के लिए। मुसातुम अली के साथ मोहम्मद इसा।